वैश्विक पटल पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत एक केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। साथ ही अपनी निर्भीक और आत्मनिर्भर छवि के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बखूबी प्रगति कर रहा है। जो देश कभी भारत को आंख दिखाते थे, वो भी आज साथ आकर कदम मिलाने को बेताब हैं। यही कारण है कि G7 जैसा पावरफुल ग्रुप भी भारत को खूब तवज्जो दे रहा है। जहां साल 2019 से लगातार 6 बार इसके सम्मेलन में भारत आमंत्रित किया जा चुका है, वहीं साल 2024 में यह G7 की बैठक इटली के अपुलिया के बोर्गो एग्रोजिया में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस बार समूह की अध्यक्षता इटली द्वारा की जा रही है। साथ ही यह बैठक बेहद दिलचस्प समय पर हो रही है। चूंकि मौजूदा समय में विश्व के 2 कोनों में युद्ध जारी है, वहीं एक बड़े चुनाव के साथ यूरोप राजनीतिक उथल-पुथल देख रहा है। साथ ही अमेरिका भी मतदान की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है कि युद्ध के कारण पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं इसका खामियाजा भुगत रही हैं। वहीं G7 समूह इन मुद्दों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी महत्ता को स्थापित करने की कवायद में लगा है। अब इन सब के बीच प्रश्न उठना लाजमी है कि मौजूदा समय में G7 की क्या अहमियत है। वहीं इस समूह के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आने वाले समय में भारत G7 का औपचारिक सदस्य बन सकता है? आज के एपिसोड में इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं कि G7 ग्रुप क्या है। G7 ग्रुप विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ये सदस्य देश वैश्विक आर्थिक नीति का समन्वय करने और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए सालाना मिलते हैं। वहीं इस संगठन के इतिहास की बात करें तो साल 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान और यूके और तब के पश्चिमी जर्मनी ने मिलकर इस समूह का गठन किया था। इस तरह उस समय 6 देशों का संगठन था। हालांकि इसके गठन के अगले साल समूह में कनाडा शामिल हुआ और तब से यह G7 के नाम से जाना जाता है। वहीं साल 2024 में समूह की अध्यक्षता इटली द्वारा की जा रही है। इटली ने समूह के समक्ष कुछ प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसमें यूक्रेन और गाजा में युद्ध, विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ G7 का संबंध, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि संगठन के देशों के आपसी मतभेद साफ तौर पर नजर आते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका यूक्रेन के लिए $50 अरब के ऋण पर जोर दे रहा है। हालांकि G7 समूह में अमेरिका के इस प्रस्ताव पर अब तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसे लेकर रूस ने पश्चिम को चेतावनी जारी की थी और कहा था कि यदि G7 इस योजना के साथ आगे बढ़ता है तो वो भी जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा समय में G7 समूह आपस में सामंजस्य बिठाने की कवायद में जुटा है और अपनी अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिए विकासशील देशों की ओर देख रहा है। यही कारण है कि इस साल इटली ने 12 अन्य राष्ट्राध्यक्षों को G7 समूह की बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर MLE, तुर्की के राष्ट्रपति रेउप एर्दोआन और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आमंत्रित हैं। यह भी पहली बार होगा जब सऊदी अरब का कोई नेता इस शिखर सम्मेलन में आएगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि G7 की बैठकों का भारत को हर बार क्यों न्योता दिया जा रहा है, उसके लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके पीछे कई वजहें नजर आती हैं। इसमें पहली वजह भारत का बढ़ता प्रभाव और दुनिया के प्रति उत्तरदायित्व है। ये वो फैक्ट हैं जिसकी वजह से G7 भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। वहीं भारत की GDP ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा भी छुआ है। इस लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रुप के 3 सदस्य देशों यानी फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विश्व बैंक की माने तो दुनिया के 7 सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और जापान के साथ साथ यूरोपीय देश भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अपनी हिंद प्रशांत रणनीति बनाई है।
इटली ने भी हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल वर्तमान दौर में वैश्विक भू राजनीति और आर्थिक का केंद्र बिंदु स्थानांतरित होकर हिंद प्रशांत क्षेत्र बन गया है। ऐसे में ये यूरोपीय देश इस क्षेत्र में मौजूदा आर्थिक अवसरों का फायदा उठाने के इच्छुक हैं। हालांकि हिंद प्रशांत की अपनी अलग चुनौतियां हैं, जिसमें चीन अपनी रणनीति और आर्थिक फुटप्रिंट्स का विस्तार कर रहा है। इन सब के बीच चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत पश्चिमी देशों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि G7 सदस्यों में से भारत की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी है, जबकि सामरिक क्षेत्र में इटली के साथ भी भारत के संबंधों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन सब के अलावा भारत को G7 की बैठकों में शामिल करना सदस्य देशों के लिए ग्लोबल साउथ के महत्व को दर्शाता है। दरअसल यह ग्रुप ग्लोबल साउथ पर भी फोकस कर रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों में अपने प्रभाव को जमाने के लिए अमेरिका और चीन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो G7 में भारत को भागीदार बनाना ग्लोबल साउथ की मंशा पूरी होने जैसा है। भारत की भागीदारी से ग्लोबल साउथ के हितों को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में इस संगठन में भारत की महत्ता को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत इस समूह के औपचारिक सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है। बहरहाल G7 भारत को सदस्य के रूप में खुद में समायोजित करके 7 से 8 बनेगा या नहीं, या भारत इसकी सदस्यता का ऑफर ठुकरा देगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भारत का साथ G7 ग्रुप के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक हो गया है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरे अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस यूक्रेन युद्ध में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों रूस और बेलारूस ने अपने सैनिकों को सामरिक परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया, जिसका लक्ष्य यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन को हतोत्साहित करना है। गौरतलब है कि बीते दिनों रूस ने यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों से सहायता का विरोध किया था और परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। बीते दिनों ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन रूस में किया गया था। गौरतलब है कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ब्रिक्स समूह के सदस्य बन गए हैं। वहीं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से ही इस समूह का हिस्सा है। बता दें कि रूस ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की 1 वर्ष की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला था। वैश्विक पटल पर रूस जहां विरोध का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके और उत्तर कोरिया के मध्य संबंधों में तेजी आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किम जोंग के साथ अपनी तीसरी बैठक के लिए जल्द ही नॉर्थ कोरिया दौरा करेंगे। दरअसल पिछले साल सितंबर में किम जोंग उन की पुतिन से मुलाकात के बाद से उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य, आर्थिक और अन्य सहयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। बदलते वैश्विक परिदृश्य में G7 समूह के लिए भारत का साथ आवश्यक है। इस कथन का तार्किक परीक्षण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।